ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अगेन जैसे कि हमेशा आपने देखा होगा ना, सिंपल क्वेश्चन करते करते ही इनको एडवांस क्वेश्चन की आदत पड़ेगी। इसमें क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन निकालना और टेंशन निकालना है, तो वर्किंग मेथड क्या रहता है हमारा। तो वर्किंग मेथड जहां तक हम लोग बताएं अगर, तो आप शायद ऐसे करते हो कि M1 का एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं जिसमें M1G डाउनवर्ड फ्लोर की वजह से नॉर्मल फोर्स, ये वाला अप्लाइड फोर्स, और स्ट्रिंग में लेफ्ट साइड पर एक टेंशन फोर्स। ये M1 का फ्री बॉडी डायग्राम है। सिमिलरली M2 का फ्री बॉडी डायग्राम जब ड्रॉ किया जाएगा तो M2 का फ्री बॉडी डायग्राम डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी की फोर्स, अगेन फ्लोर की वजह से नॉर्मल, और स्ट्रिंग की वजह से यहाँ पर एक टेंशन फोर्स। एंड ये ऑब्वियस है कि दोनों मासेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेंगे, तो हमेशा ही फ्री बॉडी डायग्राम के बिल्कुल बगल में एक्सेलरेशन दिखाया करो आप। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, उसके साइड में, उसके अगल बगल में कहीं पर आप एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दिखा दो और सिंपली न्यूटन लॉ की इक्वेशन लिख दो। तो इसके लिए अगर आप इक्वेशन लिखोगे फॉर M1, जो न्यूटन सेकंड लॉ है, स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इज M1 एंड एक्सेलरेशन इज A। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, कौन सा फोर्स लिखें, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन शुड बी विच फोर्स। तो हॉरिजॉन्टल F माइनस टी, बिकॉज A हॉरिजेंटल है तो आपको सिर्फ हॉरिजेंटल फोर्स देखने हैं, और जो जो फोर्स है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है उसमें से अपोजिट वाली माइनस करेंगे, F माइनस टी। बहुत बेसिक एग्जांपल है। यहाँ पर मास M2 एंड एक्सेलरेशन A, तो पहले आप लिखोगे M2 into A, now it should be equal to the force which is parallel to A, the force parallel to A which is only T। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। बस इसको ऐड कर लोगे, आंसर आ जाएगा। दोनों इक्वेशन से ऐड कर लीजिए, एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा और टेंशन भी मिल जाएगा। काफी आसान सा क्वेश्चन था। अगर दोनों इक्वेशन से ऐड करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, और टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी, जब A की वैल्यू सेकंड वाली इक्वेशन में रखेंगे तो टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी M2 F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ठीक है बच्चे, यस सर। यस सर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बट पर्पस क्या है इस क्वेश्चन को कराने का अगेन कि A इक्वल टू एफ अपॉन M1 प्लस M2 जो आ रहा है ना, और T बराबर है M2 इंटू एफ अपॉन M1 प्लस M2, ये दोनों आंसर हमारे आ रहे हैं। जरा इमेजिन करें अगर ये फोर्स M1 पर लगाने की बजाय हम लोगों ने M2 पर लगाई होती, मतलब M1 को पुल करने की बजाय अगर M2 को पुल किया होता इस साइड, अगर इस साइड से पुल करते इसको इंस्टेड ऑफ M1 M2 को, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं हमारे आंसर्स में, वो देखते जरा क्या चेंजेस हो जाते। अब M2 के फ्री बॉडी डायग्राम में F हो जाता, और यहां पर कोई F नहीं दिखाते। ये भी ऑब्वियस है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पलट जाएगा, अब लेफ्ट साइड एक्सेलरेशन होंगी। तो यहां पर जो इक्वेशन बनेगी वो T इक्वल टू मास M1 इंटू ए, और यहां पर जो बनेगी इक्वेशन वो F माइनस टी इक्वल टू मास M2 इंटू ए। तो जब इनसे सॉल्व करते तो भी आपका एक्सेलरेशन सेम ही आएगा, अगर आप नोटिस करोगे दोनों इक्वेशन ऐड करके आंसर एक ही आना है, A इक्वल टू एफ बाई M1 प्लस M2। बट उस A की वैल्यू जब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो टेंशन आएगी वो थोड़ी डिफरेंट आएगी। पिछले एग्जांपल में टेंशन की वैल्यू M2 F अपॉन M1 प्लस M2 है, लेकिन अब की बार जो टेंशन आएगी उसमें न्यूमरेटर में M2 नहीं होकर के यहाँ पर M1 की फोर्स आएगी, M1 इंटू एफ अपॉन M1 प्लस M2। तो इससे समझ क्या आ रहा है, इससे आसान मतलब सिंपल एग्जांपल है, लेकिन इससे क्या क्या मैसेज क्या मिल रहा है आपको कि अगर अगर दो ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग हो, दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो और इस तरीके से कनेक्टेड हो
कि वो सेम एक्सेलरेशन पे जाए। दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट connected हो by the string in such a way they have similar accelerations, then acceleration will be directly written as applied force by the total mass as an objective method करेंगे। मतलब अब नेक्स्ट टाइम से हम ये दो इक्वेशन से ड्रॉ नहीं करेंगे। अगर मेरे को एक्सेलरेशन निकालना होगा तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि जितना फोर्स हम लोगों ने अप्लाई किया है और डिवाइडेड बाय दिस टोटल मास जो आपस में कनेक्टेड है। लेकिन साथ में ये भी समझ में आ रहा है कि जो स्ट्रिंग की टेंशन फोर्स है वो जब M1 को पुल कर रहे थे तो अलग टेंशन फोर्स आ रही थी और M2 को पुल कर रहे हैं तो अलग टेंशन फोर्स आ रही है। M1 को जो पुल कर रहे थे इसको राइट साइड पुल कर रहे थे तो टेंशन फोर्स की एक्सप्रेशन में यहाँ पर M2 चल रहा था, और जब M2 को लेफ्ट साइड पुल कर रहे हैं तो टेंशन की एक्सप्रेशन में यहाँ पर M1 आ रहा है। मतलब इसमें कितनी टेंशन डेवलप होनी है, स्ट्रिंग में क्या टेंशन फोर्स डेवलप होनी है, ये इस बात का फंक्शन है या इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि जो फोर्स हमने अप्लाई किया है वो M2 पर अप्लाई किया है या फिर M1 पर अप्लाई किया है। यानी कि स्ट्रिंग के कौन सी साइड पर फोर्स लगा रहे हो, स्ट्रिंग की लेफ्ट साइड पर फोर्स लगा रहे हो या फिर स्ट्रिंग के राइट साइड पर फोर्स लगा रहे हो, उसके हिसाब से टेंशन डिफरेंट आएगी। तो ये दोनों को ध्यान रखना है। एक्सेलरेशन निकालना हो अगर तो डायरेक्ट मेथड है, एक्सेलरेशन को हम डायरेक्टली ऑब्टेन करेंगे अप्लाइड फोर्स बाय द टोटल मास, और वो भी अप्लाइड फोर्स सिर्फ उसी डायरेक्शन में देखा जाएगा जिस डायरेक्शन में ए है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स अपॉन टोटल मास। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको एक्सटेंड करो, इस प्रॉब्लम को एक्सटेंड करके हम कई सारे ब्लॉक्स आपस में कनेक्ट करें, इस तरीके से मान लीजिए कई सारे ब्लॉक्स आपस में कनेक्टेड है। और ये कुछ डॉट डॉट करके चल रहा है और इस तरीके से, मतलब ये ब्लॉक नंबर 1 है, ये ब्लॉक नंबर 2, ये ब्लॉक नंबर 3 एंड सो ऑन। बीच में बहुत सारे ब्लॉक्स हैं और लास्ट में nth ब्लॉक है हमारा। मतलब n ब्लॉक्स आपस में कनेक्टेड है, मासेस उनके जो हैं वो M1, M2, M3, M4 एंड सो ऑन। ये कह लीजिए कि इनके मासेस आइडेंटिकल है, ये सभी m मास के। और अगर हम ब्लॉक 1 को पुल करना स्टार्ट करते हैं बाय द फोर्स ऑफ x, तो अगर मुझे पूछा जाए कि इसमें क्या एक्सेलरेशन आएगी, तो ये ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये जो कनेक्शन है इस तरीके से कनेक्ट हुए हैं कि सब एक लाइन में चल रहे हैं, सारे मासेस एक लाइन में हैं, तो ये ऑब्वियस है कि जिस एक्सेलरेशन पे ये वाला ब्लॉक चलेगा उसी एक्सेलरेशन से इसको भी चलना होगा, उसी एक्सेलरेशन से ये भी चलेगा। ये कुछ ट्रेन के डब्बे टाइप का हो गया। मतलब ब्लॉक 1 को आप ट्रेन का इंजन मान लें, इंजन ऑफ ट्रेन, और बाकी सब ट्रेन के डब्बे हैं, तो वो सब आपस में कनेक्टेड हैं, वो चलेंगे सब एक ही एक्सेलरेशन से। तो ये एक्सेलरेशन आप डायरेक्टली ऑब्टेन करोगे अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ ऑल द ब्लॉक्स। तो अगर n ब्लॉक्स हैं सिमिलर मास के तो डायरेक्टली n इंटू m कर देंगे। अब अगर पूछा जाए कि सपोज ये स्ट्रिंग नंबर A है, ये स्ट्रिंग B मान लेते हैं, ये स्ट्रिंग C होगी, तो अलग अलग स्ट्रिंग्स में कितनी कितनी टेंशन फोर्स आएगी। स्ट्रिंग A में क्या टेंशन आएगी, स्ट्रिंग B में कितनी टेंशन आएगी, स्ट्रिंग C में कितनी टेंशन आएगी, इस तरीके से टेंशन का वेरिएशन किस तरीके से होगा। तो अगर टेंशन कैलकुलेट करनी है इन द स्ट्रिंग A, प्रोसेस को समझना है अध्ययन से। एक्सेलरेशन निकालना है तो उसके लिए अब फ्री बॉडी डायग्राम का जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन हम डायरेक्ट निकालेंगे फोर्स बाय टोटल मास करके, अप्लाइड फोर्स बाय द टोटल मास। उसके बाद अगर एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में टेंशन चाहिए आपको, लाइक पर्टिकुलर स्ट्रिंग ए में चाहिए या फिर पर्टिकुलर स्ट्रिंग बी में चाहिए, तो स्ट्रिंग ए से कनेक्टेड ब्लॉक 1 का फ्री बॉडी डायग्राम, स्ट्रिंग ए से कनेक्टेड ब्लॉक 1, उस ब्लॉक 1 पर राइट साइड का फोर्स F
लेफ्ट साइड में स्ट्रिंग ए की टेंशन को आप टी ए लिख सकते हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg और अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल, और इट इज एक्सेलरेटिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं डायरेक्टली फोर्स बाय टोटल मास से। तो अब इसके लिए जब न्यूटन लॉ की इक्वेशन लगाएंगे तो मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू कैपिटल एफ माइनस टी, इससे आंसर आ जाएगा। और टी ऑफ ए टेंशन इन द स्प्रिंग ए निकाल सकते हैं इसमें से एफ माइनस एम इंटू ए करके, और ए की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे एफ बाई एन एम, तो ये पूरा आंसर आ जाएगा। एफ बाई एन एम जब रखेंगे तो ये रहेगा एफ 1 माइनस 1 बाई एन। या फिर इसको अगर हम वैसे लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं इट इज एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन। Yes, sir. ठीक है, तो सिंपल है, चल रहा है। टेंशन बी में कितना आएगा था, देखो स्ट्रिंग बी में कितनी टेंशन आएगी अगर पूछा जाए टेंशन इन द स्ट्रिंग बी, एंड इस तरीके से पूछा जाए कि लास्ट वाले स्ट्रिंग में क्या टेंशन आएगी, n माइनस 1 वाले स्ट्रिंग में क्या टेंशन आएगी, n माइनस 2 वाले में क्या टेंशन आएगी। तो एक पैटर्न बनेगा यहाँ पर, पैटर्न हमने ए वाला कैलकुलेट किया, अब बी वाला कैलकुलेट करते हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग बी। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, टेंशन इन स्ट्रिंग बी में अगर कैलकुलेशन करनी हो तो उसके लिए तरीका देखिए। उसके लिए ब्लॉक 2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो ब्लॉक 2 के हिसाब से mg नॉर्मल, ब्लॉक 2 के राइट साइड पर स्ट्रिंग ए वाली टेंशन होगी, और ब्लॉक 2 की लेफ्ट साइड पर स्ट्रिंग बी वाली टेंशन आएगी, और ये राइट साइड एक्सेलरेट हो रहा है ये भी। तो अब इसके लिए जब इक्वेशन बनाओगे ब्लॉक 2 के लिए तो वो लिखा जाएगा टी ए माइनस टी बी इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। इसमें भी ए की वैल्यू रखेंगे एफ अपॉन एन एम, और टेंशन इन ए जो कैलकुलेट किया था ये भी रखेंगे। तो टेंशन इन ए जो यहाँ पर आंसर आ रहा है ये वाला टेंशन इन ए यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, और एक्सेलरेशन को सब्स्टिट्यूट करें एफ अपॉन एन इंटू एम, और उसके बाद सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि टेंशन इन बी कितना आ रहा है। तो जब ये कैलकुलेशन होंगी प्रॉपरली, टेंशन इन ए ये वाली वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होगी, एक्सेलरेशन एफ अपॉन एन एम ये सब्स्टिट्यूट होगा यहाँ पर, और सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद जब टेंशन इन बी की वैल्यू को निकालेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, चेक कर लो आप भी। टेंशन इन बी विल बी एफ टाइम्स एन माइनस 2 बाई एम। Yes, sir. बाई एम नहीं, सॉरी, बाई एन, बाई एन, एफ इंटू एन माइनस 2 बाई एन। Yes, sir. Yes, sir. क्या कोई पैटर्न समझ में आ रहा है क्या? स्ट्रिंग ए में निकाला, फिर बी में निकाला, अब इसके पीछे वाले स्ट्रिंग में निकालेंगे, इसके पीछे वाले स्ट्रिंग में निकालेंगे। Yes, sir. Yes, क्या sir. आ रहा पैटर्न, क्या आ रहा समझ में, क्या पैटर्न बना यहाँ पर? N minus sir R so minus 1 upon N. मतलब n माइनस 1 आ रहा है, फिर n माइनस 2 आ रहा है, इसका मतलब इसके बाद वाली स्ट्रिंग की टेंशन जब निकालेंगे तो उसमें यहाँ पर n माइनस 3 आएगा। Yes, sir. Yes, उसके sir. बाद फोर्थ नंबर के मतलब स्ट्रिंग डी में निकालेंगे तो वहां पर n माइनस 4 आएगा, ऐसे एंड सो ऑन। इस तरीके से टेंशन की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो हमें लर्निंग समझनी है। तो इस क्वेश्चन में ये है कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे फ्री बॉडी डायग्राम या न्यूटन लॉ की एज सच कोई जरूरत पड़ नहीं रही है, क्योंकि वो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं फोर्स बाय टोटल मास करके। बट अगर एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में टेंशन निकालनी होगी तो आपको किसी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, और उसके फ्री बॉडी डायग्राम से हम किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस आइडिया के ऊपर देखो आप, ये जो पूरा आइडिया डेवलप हो रहा है यहाँ से, इस आइडिया को कैसे और एक्सटेंड करेंगे। सपोज दैट कि हमने एक ब्लॉक कनेक्ट किया मास ऑफ m2, उसके साथ ब्लॉक कनेक्ट किया मास ऑफ m1 का,
लेकिन बीच में जो स्ट्रिंग है उसके अंदर भी मास कंसिडर करते हैं, यानी एक तरीके से रोप से कनेक्ट कर रहे हैं इसको। तो दिस इज अ रोप जिसका मास m है और उसकी लेंथ l मान लीजिए, अ यूनिफॉर्म रोप। तो यूनिफॉर्म रोप ऑफ मास m लेंथ l कनेक्टेड है, और m1 को हम राइट साइड पुल कर रहे हैं बाय द फोर्स ऑफ कैपिटल F। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि ग्रेविटी नहीं है यहाँ पर। अब आपसे पूछा जाए कि ये जो रोप है इसका हम कुछ नाम ले देते हैं, ये A है, इसके मिड पॉइंट को आप C कह दीजिए और लेफ्ट पॉइंट को B कह दीजिए। राइट वाला A, सेंटर वाला पॉइंट C और लेफ्ट वाला B। तो पहला क्वेश्चन है कि इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। तो ये निकालने के लिए हमको डायरेक्टली क्या करना है, जो अप्लाई किया है फोर्स वो चेक कर लो आप, अप्लाइड फोर्स F अपॉन ये टोटल कितना मास है यहाँ पर। तो टोटल मास में मास m1 है ब्लॉक का, मास m2 इस ब्लॉक का, और बीच में जो रोप है उसका भी मास है। तो टोटल मास से डिवाइड करेंगे, इट विल बी m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल M। ये पूरा एक्सेलरेशन डायरेक्ट आएगा। बट मैं फिर मेंशन कर दूं कि ये जो मेथड हम यूज कर रहे हैं एक्सेलरेशन को निकालने का, ये अप्लाइड फोर्स बाय टोटल मास, अप्लाइड फोर्स बाय टोटल मास, ये मेथड सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस में वैलिड है जिनमें जितने भी मासेस हम देख रहे हैं वो सभी मासेस आइडेंटिकल एक्सेलरेशन पे हो, और वो इस क्वेश्चन में होगा। जिस एक्सेलरेशन पर m1 वाला मास मूव कर रहा होगा उसी एक्सेलरेशन पर m2 मास भी मूव करेगा, एंड ऑब्वियसली उसी एक्सेलरेशन पर ये रोप भी चलेगी। तो जब सभी मासेस सेम एक्सेलरेशन पे चल रहे हो तब उस टाइम पर एक्सेलरेशन को निकालना है तो अप्लाइड फोर्स बाय टोटल मास करेगा। हाँ, अगर मासेस में एक्सेलरेशन का डिफरेंस है कोई, कि एक मास की एक्सेलरेशन ज्यादा है दूसरे मास की एक्सेलरेशन कम है, तो वहां पर फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम पे जाना होगा। बट अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए हम एक्सेलरेशन को डायरेक्ट लिख रहे हैं F अपॉन टोटल मास। नाउ सेकंड क्वेश्चन ये है, व्हाट विल बी द टेंशन फोर्स एट पॉइंट A, व्हाट विल बी द टेंशन फोर्स at point C, which is the midpoint, and what will be the tension force at point B, left side। ये क्वेश्चन तो मतलब इस क्वेश्चन के थ्रू आपको ये समझा रहे हैं, ये भी एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। अगर रोप या स्ट्रिंग में मास है तो उसके अलग अलग पॉइंट पर टेंशन कैसे निकालना है उसका एग्जांपल है ये। तो इस प्रॉब्लम को आप टैग कर दें। इस प्रॉब्लम के अंदर जो पार्ट एक्सप्लेन हो रहा है वो ये है कि टेंशन इन मैसिव रूप, क्या करना चाहिए। देखो लॉजिक सुनना, इसका जो तरीका है किस तरीके से करोगे आप। आपको जिस पॉइंट पर टेंशन कैलकुलेट करनी है, मेथड बता रहे हैं, जिस पॉइंट पर, मान लीजिए पॉइंट ए पर या पॉइंट सी पर या पॉइंट बी पर, जिस पॉइंट पर टेंशन कैलकुलेट करनी हो उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट साइड के टोटल मास कैलकुलेट करके देखो कितने। मुझे पॉइंट ए और पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट ए पर टेंशन कैलकुलेट करनी है, तो जिस पॉइंट पर टेंशन निकालनी है हम क्या करेंगे, उस पॉइंट के लेफ्ट साइड का टोटल मास और उस पॉइंट के राइट साइड का टोटल मास। तो पॉइंट ए के लेफ्ट साइड पर देखें अगर, तो टोटल मास लेफ्ट साइड पर कैपिटल M रोप का और M2 ब्लॉक का, उसको एक हाइपोथेटिकल ब्लॉक मान लें। एक हाइपोथेटिकल ब्लॉक इमेजिन करें जिसका मास M2 प्लस कैपिटल M, और पॉइंट ए के राइट साइड का जितना मास है M1 उसको भी एक ब्लॉक मान लें।
और इन दोनों को एक नॉर्मल स्ट्रिंग से कनेक्ट करें, मतलब कि मासलेस स्ट्रिंग से, एक नॉर्मल आइडियल मासलेस स्ट्रिंग से इनको कनेक्ट कर देते हैं। और अब इस स्ट्रिंग में टेंशन कैलकुलेट करना है मुझे। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन कैलकुलेट करने के लिए अभी हम लोगों ने पीछे आइडिया डेवलप किया था कि एक स्ट्रिंग के टेंशन को कैलकुलेट करने के लिए या तो M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए या फिर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो वो फ्री बॉडी डायग्राम मैं यहीं पर दिखा देता हूँ। मुझे इस स्ट्रिंग में टेंशन कैलकुलेट करनी है, तो इधर भी एक T काम कर रहा होगा, इधर भी एक T काम कर रहा होगा, और हमें ये पहले से मालूम है कि ये कितनी एक्सेलरेशन पे चल रहे हैं। एक्सेलरेशन ऑलरेडी पता है मुझे। तो अगर मैं इस वाले ब्लॉक के हिसाब से देखूं, M2 + M वाले ब्लॉक के हिसाब से, तो मास इज M2 + M, मास M2 + M हो गया, विच इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ऑफ A, एंड न्यूटन लॉ के हिसाब से ये होना चाहिए इसके ऊपर का फोर्स जो कि कैपिटल T है। यहाँ पर इस A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो ना, ये जो आंसर आएगा ये आएगा पॉइंट A के टेंशन फोर्स की वैल्यू। पॉइंट C पर टेंशन निकालना है, सेम प्रोसेस। जिस पॉइंट पर टेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं, लाइक पॉइंट C पर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम, और पॉइंट C मिड पॉइंट है, पॉइंट C मिड पॉइंट, तो उस मिड पॉइंट की लेफ्ट और राइट के मासेस देखेंगे। मिड पॉइंट से लेफ्ट साइड पर टोटल कितना मास, मिड पॉइंट पे राइट साइड का टोटल कितना मास, और उन मासेस को हम एक इमेजिनरी ब्लॉक्स मानेंगे। तो सेंटर की लेफ्ट साइड पे जब जाओगे तो उसमें हाफ रोप का मास होगा और प्लस M2, तो टोटल मास सेंटर की लेफ्ट साइड पर M2 प्लस हाफ रोप, उसका मास M/2 हो जाएगा। और सेंटर के राइट साइड पर जाएंगे तो टोटल मास हो जाएगा M1 प्लस M/2। और फिर इनको एक नॉर्मल स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दीजिए, एक नॉर्मल मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दे, एंड नाउ इसके ऊपर एक फोर्स F। अब फिर वही प्रोसेस कि यहाँ पर टेंशन कैलकुलेट करनी है, एक्सेलरेशन ऑलरेडी पता है, सेम इक्वेशंस। अगर इस मास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टोटल मास इज M2 + M/2 multiplied by A and should be the force on this mass which is capital T। तो ये टेंशन पॉइंट C की कैलकुलेट कर रहे हैं, ये टेंशन पॉइंट A का कैलकुलेट किया था। ऐसे ही अगर मुझे पॉइंट B पर टेंशन निकालनी होगी, सेम प्रोसेस लगाओगे। इनफैक्ट अब आप खुद बता सकते हो क्या आंसर आना चाहिए। अगर मैं पॉइंट B पर टेंशन कैलकुलेट कर रहा हूं तो मुझे 2 ब्लॉक्स मानने पड़ेंगे। इसमें लेफ्ट साइड पर कितने मास का ब्लॉक मानेंगे और राइट साइड पर कितने मास का ब्लॉक मानेंगे अगर पॉइंट B पर टेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं एट दिस पॉइंट। तो लेफ्ट साइड पे M1 + M, B की लेफ्ट साइड देखिए, तो B की लेफ्ट साइड पर सिर्फ M2 दिखेगा आपको, M2, और राइट साइड का मास M1 + M। M1 + M। फिर इसमें आपने फोर्स लगाया और फिर यहाँ पर टेंशन कैलकुलेट करनी है। अगेन सेम प्रोसेस, एक्सेलरेशन पता है, तो नाउ दिस टेंशन विल बी इक्वल टू M2 मल्टीप्लाइड बाय दिस इज टेंशन एट B पॉइंट। और इन सभी में एक्सेलरेशन को यही रखना है आपको, बार बार यही वाला एक्सेलरेशन पुट करेंगे। तो ये एक सिंपल तरीका होता है कि अगर हम रोप के डिफरेंट पॉइंट्स पर टेंशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं, जिस पॉइंट पर टेंशन कैलकुलेट कर रहा हूं। और ये मेथड सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए नहीं है, मैसिव रोप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, मैसिव रोप से कंसर्न किसी भी क्वेश्चन के अंदर टेंशन निकालने की यही अप्रोच है। पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे अप्लाइड फोर्स बाय टोटल मास के थ्रू, जिस पॉइंट पर टेंशन कैलकुलेट करना है उस पॉइंट से के लेफ्ट या राइट या अप या डाउन मास कैलकुलेट होंगे, उनको हम इमेजिनरी ब्लॉक्स मान लेंगे कनेक्टेड बाय आइडियल स्ट्रिंग, कनेक्टेड बाय आइडियल स्ट्रिंग। और एक जो नॉर्मल क्वेश्चन में हम लोग कर रहे होते हैं तो वही चीज यहाँ पर भी करोगे। टेंशन एट सी एक और एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ जी बच्चे, टेंशन एट सी वाले एक और बल एक्सप्लेन कर दीजिए। टेंशन एट सी निकालने के लिए हम फिर एक चीज कह रहे हैं, देखो जिस पॉइंट पर टेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं आपको ये
सी नहीं, मतलब किस और भी कोई पॉइंट होता ना यार, जिस भी पॉइंट पर टेंशन निकाल रहे हो आप ये चेक करो कि उस सेंटर के लेफ्ट साइड के टोटल मास की वैल्यू कितनी है और उसके राइट साइड के टोटल मास की वैल्यू कितनी है। तो सेंटर के लेफ्ट जाओगे तो ये आधी रोप आ जाएगी, हाफ रोप। तो अगर कंप्लीट रोप का मास m होगा तो हाफ रोप m/2 मास की और प्लस m2। सो टोटल मास ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ सेंटर m2 प्लस हाफ ऑफ रोप, और वैसे ही सेंटर के राइट साइड पर है। सिर्फ मास कैलकुलेट कर रहे हैं और जिस पॉइंट पर टेंशन निकालनी है उसके दोनों तरफ के मास कैलकुलेट करो, उनको ब्लॉक्स से रिप्लेस कर लिया जाए और एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन बना लो कि दो आया ये बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक। अब एक चीज नोटिस करिए आप, एक बड़े सिंपल सा तरीका ध्यान दो। अगर हम रोप के मास को 0 मान लें, मतलब कैपिटल एम अगर 0 होता तो कैपिटल एम 0 होने पर पॉइंट ए पर जो टेंशन आती है वो m2 इंटू ए आती, सेंटर पे जो टेंशन आती वो भी m2 इंटू ए आती अगर m 0 हो जाए, और बी पर भी वही टेंशन आती। यानी कि अगर रोप में मास कंसिडर ना किया जाए, इसको मासलेस रोप कहा जाए, तो जितनी टेंशन पॉइंट ए पर होगी उतनी ही टेंशन सेंटर पे होगी, उतनी ही टेंशन बी पर भी होगी। मतलब हर एक पॉइंट पर सिमिलर टेंशन फोर्स आएंगी। और ये हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं कि मासलेस रोप के सभी पॉइंट्स पर बराबर बराबर टेंशन आती है, बट अगर उसमें मास हुआ तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट डिफरेंट टेंशन आ सकती है। और एग्जांपल दिखा रहे हैं, हो सकता है कि ब्लॉक्स हो ही ना, सिर्फ रोप है। अब मैंने कंसेप्ट डिस्कस कर लिया, उसके बाद वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स बहुत सारी है। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि सिंपली एक रोप है और कुछ नहीं है, अ यूनिफॉर्म रोप ऑफ मास m एंड लेंथ n, जस्ट अ रोप, इससे कोई ब्लॉक अटैच नहीं है, इनसे कोई ब्लॉक्स अटैच नहीं कर रहे हैं, सिंपली एक रोप है जिसकी मास m दी गई है, लेंथ l दी गई है, और आपसे कहा जा रहा है इसके राइट वाले एंड पर फोर्स F1 लगा रहे हैं और लेफ्ट वाले एंड पर फोर्स F2 लगा रहे हैं विथ F1 मोर देन F2। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम कि एक रोप है, यूनिफॉर्म रोप, एक साइड F1 फोर्स एक साइड F2 फोर्स लगा रहे हैं। सपोज ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और इसके अंदर कोई एक आर्बिट्री पॉइंट ले लो आप, कोई एक रैंडम सा पॉइंट P जो एंड ए से x डिस्टेंस पीछे है। व्हाट विल बी टेंशन एट पॉइंट P, ये क्वेश्चन है। आपको टेंशन एट पॉइंट P पूछा जा रहा है कितना होगा। तो हम पहले क्या करेंगे ना, पहले स्टेप पर तो आप एक्सेलरेशन निकालो कितना आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो उसमें पहला स्टेप आपका होगा एक्सेलरेशन का, और वो डायरेक्ट है अप्लाइड फोर्स बाय टोटल मास। तो यहाँ पर कितना फोर्स अप्लाई किया वो चेक कर लेंगे। तो इधर F1 का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इधर F2 की फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि टोटल फोर्स जो अप्लाई हो रहा है यहाँ पर वो F1 प्लस F2 या F1 माइनस F2। अगर हम नेट अप्लाइड F1 minus F2. F1 minus माइनस F2, ये ऑब्वियस है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से, अपॉन टोटल मास, तो टोटल मास रोप का हो गया m, ये पहला पार्ट। अब दूसरा पॉइंट फिर वही काम करेंगे, हमें जिस पॉइंट पर टेंशन निकालनी है वो P पॉइंट है। तो अगर हम P पॉइंट पर टेंशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि पॉइंट P के राइट साइड में कितना मास होगा और लेफ्ट साइड में कितना मास होगा। पॉइंट P की लेफ्ट और राइट साइड के मासेस कितने होंगे, तो वो मासेस यूनिटरी मेथड से आएंगे। मास लेंथ के प्रोपोर्शन में चलता है, यूनिफॉर्म रोप होगी तो मास और लेंथ प्रोपोर्शन में होगी। तो अगर L लेंथ के लिए m मास है, L लेंथ के करस्पॉन्डिंग m मास होगा, तो x लेंथ के करस्पॉन्डिंगली हम मास कैलकुलेट करेंगे, यूनिटरी मेथड फॉलो करेंगे, और ये मास होगा m/l मल्टीप्लाइड बाई x।
ये आया समझ में यूनिटरी मेथड के हिसाब से? Yes, sir. आया भाई बाकी लोग को? और लेफ्ट साइड का Yes. मास which will be mass upon total length and that length will be L minus x. तो जिस पॉइंट पर टेंशन निकाल रहे हैं उसके राइट और लेफ्ट के मासेस को हमने एक ब्लॉक मान लिए, इमेजिनरी ब्लॉक मान लेते हैं, और इनको एक नॉर्मल आइडियल स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दें जिसमें कोई टेंशन फोर्स T है, और इधर हमारा F1 का फोर्स है, इधर हमारा F2 का फोर्स है, और एक्सेलरेशन हमको पहले से पता है। अब किसी भी एक ब्लॉक की इक्वेशन लिख लो, आप चाहे इसकी इक्वेशन लिख लो चाहे इसकी इक्वेशन लिख लो। हम इसकी इक्वेशन लिख रहे हैं, राइट वाले ब्लॉक की इक्वेशन लिख रहे हैं। तो राइट वाले ब्लॉक की इक्वेशन के हिसाब से मेरे लिए बनेगा F1 माइनस टी इक्वल टू मास m/l इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाय a, और ये a एज इट इज ले आकर के यहाँ रखेंगे। बस ये काम करना है मेरे। Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. मेथड बता, Sure. आंसर तो Yes, आएगा, sir. लेकिन जो मैं मेथड बोल रहा हूँ वो मेथड आपके दिमाग में जाना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो ऐसे बहुत सारी आएंगी। एक रोप में अगर मास है तो उसके जिस पॉइंट पर टेंशन निकालना है उसका सीधा सीधा तरीका होता है, उसके अगल बगल मतलब लेफ्ट राइट अप डाउन टोटल मास कैलकुलेट करें, उनको इमेजिनरी ब्लॉक्स मान लें, उनमें से किसी एक ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम को बना करके न्यूटन के सेकंड लॉ लगा दें और अपना आंसर ले आओ। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा वो भी देख लेते हैं जरा। एक्सेलरेशन की वैल्यू रखें और उसके बाद अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या हुआ आंसर एक्स जो बनेगा वो बनेगा F1 माइनस F2 टाइम्स x बाई एल। आप भी चेक कर लीजिए, यही बनेगा टेंशन की वैल्यू। Yes, sir. Yes, sir. ना अब अगर पूछा जाए इसको ग्राफिकली कैसे दिखाओगे और टेंशन एट पॉइंट ए कितनी होगी, टेंशन एट पॉइंट बी कितनी होगी, ये तो हमने एक जनरलाइज फंक्शन निकाला है, एक जनरल फंक्शन कैलकुलेट किया है टेंशन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो अगर मुझे पॉइंट ए पर टेंशन निकालना होगा तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू को 0 रखना होगा। पॉइंट बी पर टेंशन कैलकुलेट करने के लिए दिस एक्स शुड बी इक्वल टू कंप्लीट लेंथ। तो अगर ये सब करके देखो एक्स को 0 रख दिया अगर, x इक्वल टू 0 मींस पॉइंट ए, सो वहां पर टेंशन की वैल्यू F1 के बराबर आएगी। एट दिस पॉइंट टेंशन इक्वल्स टू F1। पॉइंट बी पर जब टेंशन कैलकुलेट कर रहे होंगे तो उसके लिए इसी एक्सप्रेशन में x को L रखेंगे, x इक्वल टू L, x इक्वल टू L रखेंगे, यहाँ F1 माइनस F2 और ये F1 माइनस F1 कैंसिल प्लस F2, टेंशन की वैल्यू F2 के बराबर आएगी। और ये आना भी चाहिए था, ये आने भी चाहिए थे, बिकॉज टेंशन जो होता है वो हमारी वजह से लगाए गए पुलिंग फोर्स का रिएक्शन होता है। तो अगर हम पॉइंट ए पर F1 फोर्स लगा रहे हैं तो उसका रिएक्शन उतना ही बनेगा एक्शन एंड रिएक्शन लॉ के हिसाब से। अगर आप यहाँ पर F1 फोर्स लगाओगे तो उसका रिएक्शन ही जो है, इस फोर्स की रिएक्शन ही टेंशन फोर्स कहलाती है, और एक्शन एंड रिएक्शंस आर ऑलवेज इक्वल एंड देयरफॉर टेंशन शुड बी इक्वल टू F1। वो मैथमेटिकली भी आ रहा है। इस पॉइंट पर अगर हम F2 का फोर्स लगा रहे हैं तो उसका रिएक्शन F2 ही आएगा। इफ एक्शन अगर F2 है तो रिएक्शन भी F2 आएगा, और रिएक्शन ही टेंशन फोर्स है हमारी। इसीलिए पॉइंट बी पर टेंशन फोर्स की वैल्यू डायरेक्टली F2 आ रही है। एंड सपोज अगर हमारा F2 0 होता, मान लीजिए F2 की वैल्यू 0, यानी कि इस एंड पर हम कोई फोर्स न लगाते, पॉइंट बी पर हमने कोई फोर्स न लगाई होती, F2 0, तो यहाँ पर टेंशन भी 0 आएगी। आप देखो इसके और एग्जांपल कैसे, जैसे कि अगेन एक बेसिक एग्जांपल है, सब लोग आंसर दे सकते हैं इसका, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। एक मास m कनेक्टेड बाय आइडियल स्ट्रिंग,
क्या टेंशन फोर्स आएगी इसमें? मतलब इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन क्या पूछे जाए? सर एक मास स्प्रिंग से कनेक्टेड उसमें क्या टेंशन आएगी? तो mg। सभी लोग आंसर हाँ mg, बिकॉज आप कहोगे यहाँ पर mg की फोर्स, यहाँ पर टेंशन की फोर्स T बराबर mg, और उसके पीछे रीजन दोगे क्योंकि मास रेस्ट पे है, तो मास रेस्ट पे होगा तो फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, T बराबर mg, कोई डाउट नहीं है इसमें। अगर मान लो इसी तरीके से m1 m2 करके दो ब्लॉक्स कनेक्ट होते एंड नाउ दे आर सस्पेंडेड बाय टू स्ट्रिंग्स, तो ये आपके स्ट्रिंग नंबर ए और ये स्ट्रिंग नंबर बी। अब इसमें अगर टेंशन कैलकुलेट कर दी कि स्ट्रिंग ए में क्या टेंशन आएगी, स्ट्रिंग बी में कितनी टेंशन आएगी, ये भी आसान क्वेश्चन है। नॉर्मल मेथड्स के हिसाब से चलते हो तो आप यहाँ पे कहोगे m1g होगा, यहाँ पर एक टेंशन फोर्स आएगी, यहाँ पर एक टेंशन फोर्स आएगी, यहाँ पर m2g की फोर्स आएगी, और एक टेंशन फोर्स यहाँ पर आएगी। तो आराम आराम से अगर देखा जाए कि भाई मासेस रेस्ट पे है तो फोर्स बैलेंस करेंगे, तो m1 के लिए जब बैलेंसिंग करेंगे तो टेंशन इन A विल बी इक्वल टू m1g, वेयरएज टेंशन इन द स्ट्रिंग B, मतलब यहाँ पर जो टेंशन आएगी वो TA प्लस m2g, और TA की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, तो टेंशन इन B विल बी नाउ सिंपली m1 प्लस m2g। फंडामेंटल क्वेश्चंस है, मतलब बोर्ड लेवल क्वेश्चंस इसको कह सकते हो। इनमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, इसमें भी आ रही है इन क्वेश्चंस में? नो सर। नो सर। बहुत आसान। आप देखो इसी का एक्चुअली हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स जेई लेवल पर हैं वो इन्हीं के वेरिएंट्स है खाली, और कुछ नहीं। अगर हम ये कर सकते हैं तो दूसरे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब यहां पर एक रोप है मान लीजिए, जिसकी रोप ऑफ मास m एंड लेंथ l, सिंपली एक रोप है और कुछ नहीं। हाँ, उसके साथ बॉटम एंड पर आप एक मास लगा दो, एक ब्लॉक अटैच कर दो मास स्मॉल m का, या mb कर दे इसको, मास ऑफ ब्लॉक। अब किसी ने पूछा कि भाई इस रोप में x डिस्टेंस ऊपर कोई एक पॉइंट है, वहां पर क्या टेंशन फोर्स होगी, पॉइंट P पर टेंशन फोर्स की वैल्यू। तो हमने एक ही कंसेप्ट पढ़ रखा है, हम उसी कंसेप्ट को बार बार यूज करेंगे, चाहे वर्टिकल रोप हो, चाहे हॉरिजॉन्टल रोप हो, चाहे इंक्लाइंड रोप। तो रोप की ओरिएंटेशन जैसी भी होगी, हमारा मेथड बार बार एक ही रहेगा। जिस पॉइंट पर टेंशन निकालनी है मेरे को, जैसे कि P पर, तो पॉइंट P के नीचे का टोटल मास और पॉइंट P के ऊपर का टोटल मास कैलकुलेट कर ले, कितना मतलब कितना मास पॉइंट P से नीचे है और कितना मास पॉइंट P के ऊपर है, और ये यूनिटरी मेथड से आएगा। पॉइंट P के जो नीचे वाला टोटल मास है, टोटल मास बिलो पॉइंट P, उसमें एक तो ये mb है, प्लस जितनी ये लेंथ होगी इसका भी मास होगा कुछ, इस लेंथ का मास जो यूनिटरी मेथड से आ जाएगा, m/l मल्टीप्लाइड बाई x। और पॉइंट P के ऊपर वाला मास अलग कैलकुलेट कर लेते हैं, पॉइंट P के ऊपर वाला मास भी यूनिटरी मेथड से आएगा, m/l मल्टीप्लाइड बाई l माइनस x। और इन दोनों मासेस को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दें, ये दोनों मासेस स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दें। अब बताइए यहाँ पर क्या टेंशन फोर्स आएगी, और ऊपर से भी कनेक्ट करना पड़ेगा इसको। अब ये यही वाली प्रॉब्लम नहीं बन जाएगी? यस यस सर। सर। तो क्या आएगा yes, sir. टेंशन? टेंशन क्या आएगा? नीचे वाले ब्लॉक में टेंशन कितनी आएगी? सबसे जो नीचे वाला ब्लॉक है उसमें टेंशन, वो क्या डायरेक्टली mg नहीं? यस सर। सेम चीज। तो ये टेंशन फोर्स कितनी बोलोगे आप? एट दिस टेंशन विल बी, वो इसका मास इनटू g, यानी आंसर हो गया मेरा टेंशन इक्वल्स टू mb प्लस कैपिटल m/l x इनटू g। यही प्रॉब्लम बन जाएगा ये, अगर हम इस मेथड को फॉलो करते रहे। और जनरलाइज करने से फायदा हमको ये हो रहा है कि मैंने इन टर्म्स ऑफ x निकाला है, तो अगर मुझे सपोज ये a पॉइंट होता और ऊपर b पॉइंट होता, तो अगर मुझे पॉइंट a पर टेंशन कैलकुलेट करनी होगी
पॉइंट ए पर। तो पॉइंट ए पर टेंशन कैलकुलेट करने के लिए मुझे x इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, और x इक्वल टू 0 रखेंगे, आंसर आएगा mb इंटू जी, मतलब एट दिस पॉइंट टेंशन की वैल्यू mbg। और टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन निकालनी होगा बी पॉइंट पर, कि यहाँ पर क्या टेंशन होगी, तो उसी में x इक्वल टू एल रख दो आप। इस पॉइंट के लिए ये x टोटल l के बराबर आ जाएगा, x इक्वल टू l, तो वो आंसर आपका बन जाएगा mb प्लस जो रोप का मास है इंटू जी। ना ये भी ऑब्वियस है यार कि अगर एक बार फिर से देखा जाए कि अगर रोप में मास ना होता ना, अगर आप खुद देख सकते हो, अगर रोप का मास 0 कर ले, कैपिटल M 0 कर दे, मास ऑफ रोप इज 0, कैपिटल M इज 0, तो ऊपर और नीचे वाले पॉइंट्स पर सिमिलर टेंशन आएगी। कैपिटल M हटा दो आप, यहाँ पर भी mbg आ जाएगा, यहाँ पर भी mbg आएगा, जो टेंशन यहाँ पर है वही टेंशन यहाँ पे आएगी, आइडेंटिकल। और अगर हम ब्लॉक का मास हटा दें, मतलब मान लें कि कोई ब्लॉक अटैच ही नहीं है इससे, कोई ब्लॉक अटैच नहीं है, उस टाइम पर फिर रोप के मास की वजह से आ जाएगा। तो नीचे वाले पॉइंट पर कितना टेंशन आएगा देखिए, नीचे वाले पॉइंट पे टेंशन आएगा। जैसे ये बी और ये ए है, तो यहाँ पर टेंशन कितनी आएगी ए पॉइंट पर? नो, कोई ब्लॉक नहीं है, रोप है लेकिन ब्लॉक नहीं, ओनली रोप, तो 0 नहीं आ जाएगा ये पॉइंट पर। Yes, जब कोई ब्लॉक ही नहीं है तो MB 0, और वैसे भी इस पॉइंट पर कांटेक्ट नहीं है। ऐसे एंड को बोलते हैं फ्री एंड, कॉल्ड एज फ्री एंड। रोप का वो एंड जहां पर कोई चीज कनेक्ट नहीं होगी वो फ्री एंड होगी, और फ्री एंड पर टेंशन की वैल्यू 0 रखेगी। और टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन निकालोगे, यानी बी पॉइंट पर टेंशन फोर्स, तो अगेन निकाल सकते हो, बी पॉइंट की टेंशन फोर्स होगा mg आएगी। और किसी रैंडम पॉइंट पर निकालोगे, अगर आप कोई रैंडम पॉइंट x डिस्टेंस ऊपर जा करके कि यहाँ पर टेंशन कितनी होगी, तो उसमें भी आप ब्लॉक को हटा दीजिए, तो वो m/l x इंटू जी हो जाएगा। अच्छा, ये जो यूनिटरी मेथड से आप कैलकुलेट करते हैं ना, अब यहाँ पर थोड़ा सा एप्टीट्यूड चेक हो सकता है हमारा। हम लोग ये जो मास कैलकुलेट कर रहे हैं वो यूनिटरी मेथड से, यानी कि लेंथ के प्रोपोर्शन में लेके चल रहे हैं। तो मास और लेंथ एक दूसरे के प्रोपोर्शन में तभी हो सकते हैं जब रोप ऊपर से नीचे तक बिल्कुल एक जैसी है, मतलब जिसको बोलते हो यूनिफॉर्म रोप है। अगर रोप यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब कहीं पर ज्यादा पतली है कहीं मोटी है, इस टाइप की रस्सी होगा, नॉन यूनिफॉर्म रोप, तो सिचुएशन कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए कि एक रोप है ऑफ लेंथ L, ये वाला पॉइंट x बराबर 0, ये वाला पॉइंट x बराबर L, और जब ऊपर x डिस्टेंस जाते हैं इससे, तो इसका जो मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ, वो x का फंक्शन है, कोई मास पर यूनिट लेंथ फंक्शन ऑफ x है, एंड सपोज वो लैम्डा नॉट मल्टीप्लाइड बाई x। मास पर यूनिट लेंथ इज अ फंक्शन ऑफ x वैल्यू, मतलब कि यहाँ के यूनिट लेंथ में ज्यादा मास होगा, यहाँ के यूनिट लेंथ में कम मास होगा। लेंथ यहाँ पर भी 1 लेंगे, यहाँ पर भी 1 लेंगे, बट यहाँ के 1 लेंथ का मास ज्यादा होगा, यहाँ की 1 लेंथ का मास कम होगा। अब मुझे अगर इसमें पूछा जाए कि इस पॉइंट पर क्या टेंशन फोर्स आएगी, मेथड तो मेरा अभी भी वही होगा। हमें जो चीज बताई जा रही है वो सिर्फ ये कही जा रही है कि क्वेश्चन चाहे जैसा है, हाँ, जिस पॉइंट पर टेंशन निकालनी है, पहले तो आप उस पॉइंट के नीचे और ऊपर के मासेस मान लो, और इसको 2 ब्लॉक्स में कन्वर्ट करो फटाफट। मतलब ये प्रॉब्लम एक नॉर्मल प्रॉब्लम रही है पहले। जो नीचे वाला मास है, सपोज ये m1 है, तो इसको एक m1 ब्लॉक मान लेंगे, और ऊपर वाला मास सपोज m2 है, तो ये जो टेंशन आएगी अपने मेथड के हिसाब से, अपने मेथड के हिसाब से टेंशन की वैल्यू m1g होगी। सो अब हमारा टास्क बचा m1 कैलकुलेट करने का। लैम्डा नॉट dx इंटीग्रेट। अब ये कैसे होगा? मास यानी कि अल्टीमेटली ये मास कैलकुलेट करना है, ये मास कितना है।
और वो कह रहे हैं कि यूनिट लेंथ का मास इतना है। तो अगर यूनिट लेंथ का मास लैम्डा नॉट इंटू एक्स है, तो इतनी लेंथ का मास निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि ये वेरिएबल दे देता। तो आप क्या करोगे, इसमें एक dx लेंथ चूज करोगे, उस dx लेंथ का मास कैलकुलेट करेंगे, मास पर यूनिट लेंथ इनटू अ डिफरेंशियल लेंथ dx। ये इस dx पोर्शन का मास होगा, और टोटल मास यहां से यहां तक का निकालने के लिए फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर के x तक के लिए। ये कैलकुलेशन ऑफ m1 होगा। अगर रोप यूनिफॉर्म है फिर तो आप लेंथ के प्रोपोर्शन में मास दिखा दो। रोप यूनिफॉर्म नहीं है तो कैलकुलस मेथड लगाना पड़ेगा मास को कैलकुलेट करने के लिए। बट फंडामेंटल अप्रोच हमारी अभी भी उतनी ही है, टेंशन निकालने की फंडामेंटल मेथड अभी भी वही है। डिफरेंस सिर्फ ये हुआ कि मास कैलकुलेट करने का तरीका बदल जाएगा यहाँ पर। आ रहे हैं सब चीजें समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। और ये जो टेंशन कैलकुलेशन आपको यहाँ पर सिखा रहे हैं, इसका एप्लीकेशन मैकेनिकल वेव चैप्टर में। मैकेनिकल वेव चैप्टर जब पढ़ते हैं तो वेव की स्पीड का एक फॉर्मूला दिया जाता है कि जब कोई वेव स्ट्रिंग में होती है तो उसकी स्पीड का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला वेव के चैप्टर में आता है, और वो फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके का, रूट ऑफ टी बाय म्यू। टी बाई म्यू, और वहां टी होती है टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ये जो कंसेप्ट आज लर्न कर रहे हो इसका एप्लीकेशन बेसिकली वेव चैप्टर में जाएगा, क्योंकि वहां पर टेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर मेरे को ये मालूम ही नहीं होगा, सपोज दैट मेरे को ये ही नहीं पता कि टेंशन कैलकुलेट कैसे की जाती है, तो फिर मैं वेव वाले चैप्टर में वेव की स्पीड भी नहीं कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो बहुत केयरफुली इनको ध्यान से सुनिए कि मतलब फंडामेंटल मेथड एक ही है, आंसर बदलते जाएंगे आपके। और एग्जांपल देखते हैं। इसका एप्लीकेशन 2 चैप्टर्स में है, एक वेव के चैप्टर में और एक एप्लीकेशन इलास्टिसिटी के चैप्टर में। और एग्जांपल, अगेन सिंपल प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एक m1 मास है कनेक्टेड बाय द स्ट्रिंग एंड देयर इज m2 मास। स्ट्रिंग मासलेस है, एंड ये फोर्स F लगा रहे हो आप यहाँ पर, एंड वर्टिकल स्ट्रिंग है सो ग्रेविटी इज प्रेजेंट। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्वेश्चन इज फाइंड टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। फाइंड टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग। तो मेरा तरीका क्या है, देखो मैं एक ही मेथड पे हूं। पहले एक्सेलरेशन विल बी डिनोमिनेटर में टोटल मास और न्यूमरेटर में टोटल फोर्स बाय टोटल मास। टोटल फोर्स यहाँ पर क्या है, तो टोटल फोर्स में हम लोग कैपिटल F अप्लाई कर रहे हैं, पर याद रखो वर्टिकल अगर है तो ग्रेविटी की फोर्स ऑब्वियसली होगी इसमें। तो टोटल फोर्स में हम लोग जो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं वो माइनस नीचे के साइड पर जो ग्रेविटी की फोर्स। क्योंकि यहां पर मोशन सिर्फ हमारे फोर्स से नहीं होगा। अगर हमारे ही फोर्स से मोशन होता तो वेट लिफ्टिंग चैंपियन होते हम लोग, 200 किलो का वेट उठा लेते, 250 किलो का वेट भी उठा सकते थे हम लोग। नहीं उठा सकते क्योंकि ग्रेविटी भी उसको डाउनवर्ड पुल कर रही है। तो जब तक आप ग्रेविटी की पुल से ज्यादा ऊपर नहीं लगा सकते फोर्स, मासेस को लिफ्ट नहीं कर पाओगे। तो बेसिक आइडिया है कि जो एक्सेलरेशन होगा वो हम लोग के फोर्स पे और ग्रेविटी की फोर्स के डिफरेंस पर डिपेंड करेगा। नाउ टेंशन कैलकुलेट करने के लिए किसी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, किसी एक का, m2 का या m1, तो मैं m1 को चूज कर रहा हूं। इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में m1g और अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन, इट इज गोइंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन a
नाउ इस पर न्यूटन लॉ T minus m1g should be equal to mass m1 multiplied by a, और a की वैल्यू फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, निकाल लेंगे टेंशन फोर्स कितना होगा इसमें। अब इसी का सिमिलर क्वेश्चन देखो, दोनों पैरेलल करवा रहे हैं। एक क्वेश्चन ये हो गया ना, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर एक m1 मास है, ऊपर m2 मास, एंड दे आर कनेक्टेड बाय रो जिसमें कुछ मास गिवन है ऑफ मास m एंड लेंथ l, यूनिफॉर्म रोप ऑफ मास m लेंथ l, इसमें मासलेस था, इसमें मास है, एंड अ फोर्स F इज अप्लाइड। और क्वेश्चन ये है कि यहां पर कोई एक पॉइंट है जो l/3 डिस्टेंस पर है, एट l/3 डिस्टेंस एक पॉइंट P मान लीजिए, व्हाट विल बी टेंशन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। पॉइंट P पर टेंशन निकालनी है। सिर्फ एक ही डिफरेंस तो हुआ, इसमें स्प्रिंग का मास नहीं है, इसमें स्प्रिंग का मास है। एक्सेलरेशन मेथड सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में टोटल मास m2 m1 और रो, और न्यूमेटर में अप्लाइड फोर्स माइनस ग्रेविटी की टोटल फोर्स। ये तो हो गया ए। अब जो कंसेप्ट है वो फिर से एक बार, हमें पॉइंट पी पर टेंशन निकालनी है, तो पॉइंट पी के नीचे वाले टोटल मास की बात करो आप, कितना मास होगा वहां पर, पॉइंट पी के नीचे टोटल कितना मास होगा, तो पॉइंट पी के नीचे का टोटल मास कैलकुलेट कर दो, m1 ये मास और 1/3 लेंथ, तो 1/3 लेंथ का मास 1/3 होगा। अब इसके ऊपर एक टेंशन दिखाएंगे और ग्रेविटी की फोर्स दिखाएंगे, और इसमें एक एक्सेलरेशन है, न्यूटन लॉ की इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर। तो T माइनस m/3 प्लस m1 इंटू जी, इट इज द फोर्स इक्वल टू मास m1 प्लस m/3 इंटू ए, और ए जो यहां पर कैलकुलेट हो रहा है। अब तो आइडिया को डेवलप हो गया होगा, ठीक ठाक एग्जांपल्स हो गए हैं यार कि क्या करना है मासलेस रोप में और मास वाले रोप को कैसे हैंडल करना है। क्लियर है? बस इतना ही डिफरेंस होता है यार कि इसमें मासलेस रोप होती है, उसमें यहाँ पर टेंशन फोर्स, यहाँ पर टेंशन फोर्स, बीच में किसी पॉइंट पर यहाँ थ्रू आउट सेम टेंशन फोर्स आएगी। इसमें क्या होता है, टेंशन फोर्स एग्जैक्टली इस बात पर डिपेंड करता है कि हम स्पेसिफिकली कहाँ पर निकाल रहे हैं। अगर मैं l/3 की जगह l/2 पर निकालता, तो आप खुद समझ सकते हो कि l/2 पर जब निकालते तो यहाँ m/3 नहीं आता, यहाँ m/2 आता, तो अलग वैल्यू आती टेंशन की, टी डिफर कर जाता है। तो टेंशन वेरिएबल है उसमें, और मासलेस वाले में टेंशन यूनिफॉर्म है। यस ठीक है, तो एक तो कंसेप्ट ये होगा कि टेंशन फोर्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, इसके ऊपर भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस है, कैलकुलेटिंग द टेंशन फोर्स इन मासलेस रोप एंड मैसिव रोप। नाउ ये तो वो क्वेश्चन थे जिनमें एक्सेलरेशन सभी मासेस पे सिमिलर थे, जितने मास कनेक्ट थे वो सब एक ही एक्सेलरेशन पे थे। कभी कभी ये भी हो सकता है कि जो मासेस है वो सेम एक्सेलरेशन पे ना हो, और तब हमें कंस्ट्रेंट इक्वेशंस, जैसे सपोज इस तरीके से ये दो मासेस कनेक्टेड है m1 m2,
इधर M1 इधर M2। बता सकते हैं टेंशन कैसे निकालेंगे? नाउ व्हाट विल बी द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग? इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स कैलकुलेट करनी है, साथ में इनके एक्सेलरेशन भी निकालने। तो अब ये तो क्वेश्चन देख करके भी तुम्हें आइडिया लग जाना चाहिए, क्वेश्चन को देखते ही ये बात तो समझ आ जानी चाहिए कि यार यहाँ पर M1 M2 के सेम एक्सेलरेशन नहीं आ सकते। इतना सोच पाओगे आप कि ये इस क्वेश्चन में दोनों के सिमिलर एक्सेलरेशन नहीं हो सकते? यस सर। Yes, sir. है ना? Yes, तो sir. इसका जब ये बात समझ आ जाए क्वेश्चन को देख करके कि यार ये सेम एक्सेलरेशन पे नहीं हो सकते, तो अब आपको करना क्या होगा, पहले कंस्ट्रेंट रिलेशन पे जाइए। जिस क्वेश्चन में ये समझ आ रहा हो कि सभी मास से सिमिलर एक्सेलरेशन पे हैं, वहां पर एक्सेलरेशन बहुत जल्दी निकाल सकते हो फोर्स बाय टोटल मास करके। लेकिन जहां पर ये समझ में आ रहा है कि नहीं यार पुलीज कनेक्टेड हैं और ये सब है, तो पुली वाले प्रॉब्लम्स में जनरली डिफरेंट एक्सेलरेशन आते हैं। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रेंट पे जाते हैं। क्या होगा कंस्ट्रेंट? सपोज दैट कि M2 की एक्सेलरेशन A2 नीचे है और इसकी एक्सेलरेशन A1 ऊपर है। तो सबसे पहले कंस्ट्रेंट रिलेशन, मतलब A2 और A1 में क्या रिलेशन बनेगी? तो अब Sir, ये A2 equals to 2A1. A2 Equals to, sir, 2A1. या A1 इक्वल टू 2A2? ये Yes, देख sir. लेना। A1 equal to 2A2. इसमें बड़ा कंफ्यूजन है कि सही रिलेशन कौन सा है इसमें से, इन दोनों में से। हाँ, नीचे वाला सर, नीचे वाला। सेकंड वाला। इसको ध्यान दीजिए। कंस्ट्रेंट रिलेशन बनाने का पूरी एक क्लास बिता दी इसके ऊपर, तो अब उसको मैंने एक्सप्लेन कर रहा कैसे होगा, बट जो राइट मेथड है वो होगा A1 बराबर 2A2। Yes, sir. सबसे पहले ये बनाएंगे, सबसे पहले कंस्ट्रेंट इक्वेशन। उसके बाद कंस्ट्रेंट इक्वेशन बनाने के बाद उसके बाद क्या करना है, इनके फ्री बॉडी डायग्राम्स। फिर तो वो नॉर्मल मेथड हो गया। कंस्ट्रेंट इक्वेशन प्रॉपर्ली बन जानी चाहिए, यहां पर कोई मिस्टेक ना हो, इसीलिए मैं इसको सबसे पहले करता हूं। अब आप M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, एज्यूमिंग कि यहाँ पर टेंशन T है, तो इस स्ट्रिंग में आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि अगर यहाँ पर T दिखा दिया है तो यहाँ पर 2 × T दिखाएं। तो M2 का, और इसमें एक M2G दिखाएंगे, इसमें आप यहाँ पर एक M1G दिखाओगे और एक नॉर्मल। देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय फोर्सेस को रिजॉल्व न किया करें आप। फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्सेस को जिन प्रॉपर डायरेक्शंस में है उन्हीं को दिखाइए। अब आप बताओ M2 पर न्यूटन लॉ की इक्वेशन, तो इट इज M2A2 इक्वल टू, क्या ये M2G माइनस 2T नहीं हो सकता? Yes, sir. ये सेकंड इक्वेशन। और इसके लिए M1 के लिए M1 × A1। देखिए न्यूटन लॉ की इक्वेशन लिखना कितना आसान तरीका है। जिस ब्लॉक के लिए लिखना चाहते हो उसका मास इंटू ए, और अब आप इनमें से ये चेक करो कौन कौन से फोर्स A1 के पैरेलल है हमारे। mg, टेंशन, नॉर्मल, इनमें से कोई ऐसी फोर्स है जो कि एक A1 के पैरेलल है? तो Tension. Sir, Sir, tension. टेंशन पैरेलल है और But mg का sin एक theta. कंपोनेंट उसके अपोजिट आएगा, mg का कंपोनेंट, तो माइनस M1G sin थीटा। एक्चुअली पहले से कंपोनेंट करने में प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ क्वेश्चंस में फंस जाते जाकर। अब अपना आंसर हो गया खत्म, 3 इक्वेशंस आ गए, अब इसको सॉल्व करना है। तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिए सेकंड थर्ड इक्वेशंस। यहाँ पर A2/A1 का टर्म आ जाएगा और A2/A1 को 1/2 कर लेंगे, तो डिवाइड करके टेंशन फोर्स मिल जाएगी। और जब टेंशन फोर्स मिल जाएगा तो फिर A1 A2 भी मिल जाएंगे। तो सॉल्व नहीं कर रहे हैं इसको, आगे स्किप कर जा रहे हैं, मतलब यहाँ के आगे अपने आप कर सकते हो, मैनेज कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जितने पुली वाले क्वेश्चंस हैं उनमें आपको कंस्ट्रेंट इक्वेशन से ही स्टार्टिंग करनी है। जैसे कि अब एक क्वेश्चन ये देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक M1 मास कनेक्टेड बाय अ पुली which is further connected by a pulley and masses M2 M3, इस तरीके से।
ये सिस्टम। अब इसमें हम किस तरीके से अप्रोच करें, मतलब हमें एक्सेलरेशन और टेंशन फोर्स निकालनी है, तो एक्सेलरेशन निकालनी है, टेंशन फोर्स निकालनी है, तो अप्रोच क्या होनी चाहिए? सबसे पहले टेंशन स्प्लिट कर सबसे टेंशन से पहले भी आप A1 पहले तो आप एक्सेलरेशन का कुछ डायरेक्शन एज्यूम करोगे। पहले तो ये एजम्पशन लेना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन किधर होंगे, जैसे इन दोनों में। तो मान लिया M2 का एक्सेलरेशन नहीं तू से ऊपर है, मान लिया इसका नीचे है, ये सब एज्यूम कर रहे हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये सही डायरेक्शन होगी, हम सिर्फ ये अंदाजा लगा रहे हैं कि M2 का एक्सेलरेशन ऊपर आएगा, ये अंदाजा लगाया कि नीचे आएगा। सबसे पहले तो आप इसको रिलेट करो, A1 A2 A3 का रिलेशन क्या होगा, कंस्ट्रेंट रिलेशन जो है, और वो रिलेशन अपने कल वाले मेथड के हिसाब से देखो बड़े आराम से निकाल सकते हो। अगर ये A1 से आया है तो ये A1 से नीचे आएगा। और याद करिए, सेंटर की पुली के सेंटर की एक्सेलरेशन का डबल, और याद करो 2A1, इन दोनों का सम होता है A3 minus A2 A3 minus A2 साइन कन्वेंशन से। आराम से बन गया कंस्टेंट इक्वेशन। और इससे ज्यादा डिफिकल्ट कंस्टेंट इक्वेशन जेई में आती भी नहीं। मतलब अगर हम ये सोचे कि नहीं हमें कंस्टेंट इक्वेशन नहीं आती तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, इस कंसेप्ट के बियॉन्ड पूछते भी नहीं होंगे। पहला काम खत्म। मासलेस है। हाँ सब आइडियल है, सब कुछ आइडियल है। अभी तो ग्रेजुअली लेवल बढ़ाएंगे ना यार इसमें, अभी ग्रेजुअली यहाँ फ्रिक्शन से ऐड करेंगे, फिर मासेस ऐड करेंगे, तो धीरे धीरे प्रॉब्लम का लेवल बढ़ेगा। अभी तो हम फ्रिक्शन वगैरह कुछ टच नहीं कर रहे। तो यहाँ पर अगर हम टेंशन फोर्स दिखाएं, मान लीजिए यहाँ पर टी दिखाते हैं, इधर भी टी दिखाते हैं, तो यहाँ पर 2 इंटू टी की टेंशन फोर्स आएगी। अब हमको न्यूटन लॉ की इक्वेशन बनानी है। इसमें तो फ्री बॉडी डायग्राम यहीं पर बनाने ज्यादा अच्छा है, अलग से बनाने की क्या जरूरत है। और इक्वेशन लिखो, A3 डाउनवर्ड, तो मास इंटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन में कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। मास इंटू ए इक्वल टू इस ए के पैरेलल वाली फोर्स m3g माइनस अपोजिट वाली फोर्स m2, मास m2, एक्सेलरेशन a2, a2 के पैरेलल t, उसके अपोजिट m2g, m1, इसमें एक फोर्स यहाँ m1g भी होगा, एक फोर्स यहाँ नॉर्मल भी होगा। मास इंटू ए फोर्स इक्वल टू इस A1 के पैरेलल वाली फोर्स, A1 के पैरेलल में 2 इंटू टी है, इसमें N और mg का कोई काम नहीं है। हो गया क्वेश्चन, इक्वेशंस बन गए हमारे सब, सारी इक्वेशंस कंप्लीट है। मूव करें आगे। यस यस सर। ठीक है, यस अच्छा एक बात, एक चीज, ये जो भी एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट करेंगे वो एब्सोल्यूट आएंगे या कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन भी आ रही है इसमें, ये भी एक डाउट होता है कभी कभी। सर एब्सोल्यूट। तो सब एब्सोल्यूट, ऑल एक्सेलरेशंस आर एब्सोल्यूट, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है सब कुछ। आगे बढ़ते हैं। ये पुली वाले क्वेश्चंस को इस तरीके से हैंडल करेंगे, कंस्ट्रेंट, टेंशन फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन सिंपली इक्वेशंस, खत्म। आगे बढ़ते हैं।
सपोज यार ये m1 मास है और ये m2 मास है, और इस पर हमने एक अलग से फोर्स भी लगाई है, अलग से एक F1 फोर्स लगाई है अलग से, और इस पर भी अलग से एक F2 फोर्स लगाई है। बताओ कैसे इक्वेशंस बनेगी यहाँ पर। हम लोग मैं हम लोग भी अपने टाइम पर क्या होता था कि जब ये मास देखते थे, फोर्स देखते थे, तो अचानक से ऐसा लगता था कि यार ये तो नई चीज आ गई, इसके बारे में हमने पढ़ाई नहीं की। बट अगर इस कॉन्फिडेंस में आओ कि पुली वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले कंस्ट्रेंट बनाओ, बाकी सब बाद में देख लेंगे। एज्यूम कर लेते हैं कि ये नीचे जा रहा है, एज्यूम कर लेते हैं कि ये आगे आ रहा है। बताओ क्या रिलेशन बनेगा यहाँ पर। Sir, A2 is equals to A1. यार इस रिलेशन को थोड़ा जल्दी बनाना होगा आपको, मतलब इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। तो देखो ये A1 है, तो यहाँ पर भी A1 आ जाएगा, और ये सेंटर है, सेंटर इज गोइंग विथ A1, तो डबल ऑफ सेंटर, पुली की सेंटर की एक्सेलरेशन का डबल। ऊपर वाले एक्सेलरेशन और नीचे वाली एक्सेलरेशन, तो नीचे वाला एक्सेलरेशन तो A2 है, प्लस ऊपर वाला एक्सेलरेशन, इस पॉइंट पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, बिकॉज ये पॉइंट डायरेक्टली वॉल से अटैच। इसमें दिक्कत हो रही है क्या कंस्ट्रेंट बनाने में भी, या भी नहीं समझ पा रहे से? नो सर। नो सर। ये बन जाएगा आराम से। Yes, sir. यस बस, सर। और कुछ नहीं करना भाई। बाकी अगर M2 वाले पर टेंशन T मानते हो, तो यहाँ पर टेंशन है 2T। फटाफट देखते हैं क्या इक्वेशन बनेगी यार। M1 मास इंटू ए, सबसे पहले राइट साइड लिखा करो, राइट साइड का मास इंटू ए। राइट साइड लिखने से हम सेफ हो जाते हैं। सेफ ये हो जाते हैं कि अब मुझे सिर्फ ये पता करना है कि इस ए के पैरेलल फोर्स, तो ए के पैरेलल F1, उसके पैरेलल में एक ग्रेविटी भी होगी, और माइनस 2T। हो गया पहली इक्वेशन। M2 पे गए तो उसके लिए लिखा है M2A2। पहले मैं राइट साइड लिखता हूँ और लेफ्ट साइड बाद में। A2 के पैरेलल टू A2 T, और A2 के अपोजिट F2, तो T माइनस F2। हो गया, हमारी इक्वेशन तैयार हो गई। हो गया सर। ठीक है, और आगे बढ़ो। अरे बहुत आसान है, फिर कह रहा हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे करके एक टेबल पर दो ब्लॉक्स मान लेते हैं। और यहाँ पर एक पुली से अटैच है। मतलब इस टेबल की एज पर एक पुली अटैच है, टेबल की एज पर पुली अटैच है, और उस पुली से ये स्ट्रिंग नीचे आ रही है, और यहाँ पर भी एक पुली अटैच है जिससे ये स्ट्रिंग नीचे आ रही है। मतलब यहाँ पर एक पुली अटैच है टेबल पर, यहाँ पर एक टेबल पर पुली अटैच्ड है, दोनों पुली से स्ट्रिंग नीचे आई। और यहाँ पर जब नीचे आए तो यहाँ पर एक और पुली अटैच है, इससे इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। एंड देन अनदर मास M3।
ठीक है, एक पुली ये है टेबल की एज पर, दूसरी पुली यहाँ पर है, वो भी टेबल की एज पर है। ये पुली नीचे हैंग कर रही है, ये स्प्रिंग इस पुली से वापस आई, हैंगिंग पुली के अराउंड जा करके इस पुली से हो करके और मास M2 से कनेक्ट हो गई, प्लस एक तीसरा मास यहाँ पर M3। क्या इक्वेशंस बनेगी देखो। एंड सपोज इसके ऊपर एक फोर्स भी लगा दिया जाए, एक्स्ट्रा फोर्स F लगा देते हैं इसके ऊपर। ये मैं बार बार इसलिए ऐड करता हूँ कि कई लोग ये सोचते हैं कि एक्स्ट्रा फोर्स लगाने से कंस्ट्रेंट रिलेशन बदल जाएगा। तो ये पहले क्लियर कर चुके हैं कि कंस्ट्रेंट रिलेशन का मास और फोर्स से कोई कनेक्शन नहीं होता। आपने क्या फोर्स लगाई, किधर फोर्स लगाई, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं होता कंस्ट्रेंट रिलेशन। तो अगर हमने इसको A1 माना, इसको A2 माना और इसको A3 माना, तो अब इनका रिलेशन पहले निकालना पड़ेगा, A1 A2 और A3 में क्या रिलेशन चल रहा है। तो बड़ा आराम से फिर से जो मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया वो बहुत फास्ट मेथड है। ये A1 है तो इधर A1 से नीचे जा रहे हैं, ये A2 है तो इधर A2 से नीचे आ रहे हैं, और अगर ये A3 है तो सेंटर पॉइंट A3 से नीचे जा रहा है। सर 2A3 is equal to A1 plus A2. 2A3 इक्वल टू A1 प्लस A2। आराम से सभी ऑब्जेक्टिव मेथड्स में से यही मेथड फास्ट है, 2A3 बराबर A1 प्लस A2। बाकी कुछ करना ही नहीं अब। टेंशन T और ये T है तो यहाँ 2 इंटू T। M1 की जब इक्वेशन लिखेंगे तो M1 A1 इक्वल टू A1 के पैरेलल में T, एक इक्वेशन हो गई। M2 की इक्वेशन M2 A2, A2 के पैरेलल में T, इसकी इक्वेशन M3 A3, M3 A3 और A3 के पैरेलल में F प्लस ग्रेविटी और माइनस 2T। बस यार बहुत हो गए पुली वाले क्वेश्चन सब। अभी भी अगर ना समझ में आता है एक आध और एग्जांपल दे, मैंने छोड़े इस पर, मतलब काफी हो गए क्वेश्चन यार इसके पुली वाले। समझ आ जाना चाहिए इतनी देर में कि हमें क्या करना है इसको। सबको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, बार बार सेम मेथड है। बस ये पार्ट सही रखो अपना, ये पार्ट सही होगा तो आगे सब सही होगा। अब इसमें कहीं कहीं पर थोड़ा सा स्लाइट चेंजेस हैं, ज्यादा बड़े चेंज नहीं है। पुली वाले क्वेश्चंस तो ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है। जैसे कि मास M1 यहाँ रखा हो फ्लोर के ऊपर, इससे कनेक्टेड स्प्रिंग और वो पुली से अटैच्ड है, और यहाँ पर एक मास हैंग कर रहा हो यहाँ पर M2 और ये एंगल थीटा है। System start from the rest and find initial acceleration. तब भी मेथड तो मेरे पास एक ही है, पुली और मास है तो हम एक ही काम करेंगे, हमें और कुछ आता ही नहीं इसमें। अगर ये A2 और ये A1 तो सबसे पहले तो मुझे इनको रिलेट करना है। cos theta A1 equal to A2। हाँ, अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें वो वाला कंसेप्ट चलेगा जो
सेकंड लास्ट क्लास में, मतलब कल वाली क्लास के पहले वाली क्लास में आखिरी में जब बताया गया कि अगर यहाँ पर v1 वेलोसिटी हो और यहाँ पर v2 वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का कंपोनेंट पैरेलल टू स्प्रिंग, यानी कि v1 का कंपोनेंट स्प्रिंग के पैरेलल शुड बी दिस कंपोनेंट v2। ये मेथड अगर याद करो, याद Yes, है, sir. लास्ट टू लास्ट Yes, का sir. पॉइंट है यार। यस सर। और इसको डिफरेंशिएट करें, अगर इसको डिफरेंशिएट करें, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें, मतलब ये कहते हैं हम वेलोसिटी कंस्ट्रेंट है। अगर इसको डिफरेंशिएट कर देते तो v2 का डिफरेंशिएशन हो गया a2, और उस समय भी कहा था कि जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो थीटा एक वेरिएबल क्वांटिटी है, जैसे जैसे ये मास आगे जाएगा ये एंगल चेंज होता रहेगा थीटा की वैल्यू। तो यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, cos थीटा into differentiation of a v1 plus a v1 and differentiation of cos theta, which will be minus sin theta and d theta by dt. अब यहां पर क्वेश्चन के इस लाइन का मतलब स्टार्ट, रेस्ट एंड सबसे बड़ी बात फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन, यानी जिस मूवमेंट का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है, जिस समय की एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में, उस समय पर वो रेस्ट पे थे। तो जिस मोमेंट की एक्सेलरेशन क्वेश्चन में पूछी गई है, एट दैट मोमेंट अगर वो रेस्ट पर है तो ये v1 जीरो हो जाएगा, ये v1, ये टर्म जीरो, एंड देयरफॉर a2 बराबर a1 cos थीटा। So the constraint will be a2 equal to a1 multiplied by cos of theta. This is the constraint equation. बट ये मैंने इसलिए किया है, अगर यही पे क्वेश्चन होता फाइंड एक्सेलरेशन आफ्टर 1 सेकेंड, फाइंड एक्सेलरेशन आफ्टर 2 सेकेंड्स, तो a1 और a2 में ये रिलेशन नहीं आता, तब a2 और a1 का रिलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रिलेशन है। a1 और a2 के रिलेशन में वेलोसिटी का भी टर्म आएगा, थीटा का भी टर्म आएगा, डी थीटा बाई dt का भी टर्म आएगा, सब कुछ आएंगे, ये प्रॉपर रिलेशन। बट क्योंकि हमारे क्वेश्चन में इनिशियल एक्सेलरेशन बोल रहे हैं और उस समय वो रेस्ट पर थे, इसलिए a2 बराबर a1 cos थीटा हमारे पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, जनरलाइज नहीं है। ये जनरलाइज है, ये किसी भी मोमेंट पर होगा, एट एनी मोमेंट। ये हमेशा नहीं होगा, दिस इज ओनली एट t इक्वल टू 0, आगे बदल जाएगी रिलेशन। मतलब कि वेलोसिटी कंस्ट्रेंट और एक्सेलरेशन कंस्ट्रेंट हमेशा सिमिलर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि जिस टाइप का रिलेशन वेलोसिटी में है वैसा ही रिलेशन एक्सेलरेशन में आएगा। एक्सेलरेशन की रिलेशन अलग हो सकती है, वेलोसिटी की रिलेशन अलग हो सकती है। फिलहाल हमारे लिए a2 बराबर a1 cos थीटा हो गया। अब इसके आगे का काम m2 a2, इसके आगे फिर वही काम करो, m2 a2 बराबर a2 के पैरेलल में ग्रेविटी और अपोजिट में टेंशन फोर्स। दूसरी इक्वेशन m1 a1 इक्वल टू a1 के पैरेलल फोर्स, तो a1 के पैरेलल में इसकी टेंशन का कंपोनेंट आएगा, a1 के पैरेलल में t का कंपोनेंट t cos थीटा, और बाकी कोई फोर्स अपोजिट है नहीं। ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई, अब सॉल्व हो जाएगा ये। मतलब मेरी आदत है न्यूटन लॉ में पहले मैं ma लिखता हूँ, बाद में फोर्स लिखते हैं,
और ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि पहले फोर्स लिख लेते हैं और बाद में उसको चेक करते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन से। मैं इसलिए करता हूँ कि जब आप मास इनटू ए पहले लिख लोगे तो आपको ये पता है कि मुझे ए के पैरेलल लिखना है, ए वाली डायरेक्शन लिखनी है कि ए के पैरेलल या ए के अपोजिट में क्या क्या फोर्सेस है। यस सर। ये बात समझ में आएगा कि ये यूनिवर्सल नहीं होगा यार, a2 इक्वल टू a1 cos थीटा हर एक टाइम पर नहीं होगा। और Yes, इसीलिए sir. क्वेश्चन, हाँ इसीलिए क्वेश्चन में ये पूछा भी नहीं जाता है कि आपको आगे क्या होगा। आगे तो बहुत खतरनाक रिलेशन है, आगे का रिलेशन तो इतना कॉम्प्लेक्स है कि पता नहीं। क्योंकि अगर मान लो 2 सेकंड के बाद की बात की जाए तो हमको पता करना पड़ेगा वेलोसिटी कितनी आएगी, और वो इतना आसान मेथड नहीं होगा। फिर उसके लिए हमको एनर्जी और मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और पता नहीं क्या क्या यूज करना पड़ जाए। ठीक है, यस सर। ठीक। तो ये आपके पुली वाले कंसेप्ट कवर हो गए थे, जितने भी पुली से रिलेटेड क्वेश्चन थे, टेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, वो मैंने कवर किया है। नेक्स्ट आर्टिकल में आएगा आपका नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब वो प्रॉब्लम जिनमें नॉर्मल कैलकुलेट करने को आती है, एंड देन उसके बाद फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन। तो इसको रिवाइज कर लो भाई।